नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 1 है। ऑफिशियल लेक्चर नंबर हमारा है 232 और ये जो है आज हमारा ये है लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट, हम सारे एक्ट पढ़ें, सब बातें पढ़ें और हमें ये नहीं पता हो कि हम जो मुकदमा डाल रहे हैं क्या वो मुकदमा चल भी सकता है या नहीं चल सकता। ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है। इसको हिंदी में परिसीमा अधिनियम या मर्यादा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत छोटा सा एक्ट है, 15-20 सेक्शन है इसमें, लेकिन विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम चलते हैं। एक कहावत है, जो सोवत है सो खोवत है। कानून उसकी सहायता करता है जो जागरूक होता है, अर्थात सुसुप्त सोने वाले की कानून कोई सहायता नहीं करता। अर्थात आलसी मनुष्य स्वयं पर बोझ है और धरती पर भी बोझ होता है। जागो, अपने अधिकार के लिए प्रयत्न करो। जो अपने अधिकार के लिए प्रयत्न नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता, उसके भाग में केवल गुलामी, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये 1963 में ये एक्ट लाया गया, अर्थात विधि उसी की सहायता करती है जो अपना मुकदमा टाइम पर दायर करता है न्यायालय में। तो इस एक्ट के अंदर यह बताया गया कि कौन व्यक्ति अपना मुकदमा वाद कितने दिन में दायर कर सकता है, अपनी अपील कितने दिन में दायर कर सकता है, उसका एग्जीक्यूशन कितने दिन में करा सकता है। साथ साथ ये सिविल के बारे में बताने वाली एक अच्छी विधि है। लेकिन क्रिमिनल के बारे में भी अगर आपने ओल्ड सीआरपीसी पढ़ी हो तो उसके अंदर एक सेक्शन आता है 468, वो भी क्रिमिनल केसेस के लिमिटेशन को बताता है। ये सिविल के लिमिटेशंस भी बताती है, कुछ क्रिमिनल्स के लिमिटेशंस भी ये बताती है, अपील और रिवीजन के। क्रिमिनल के लिमिटेशंस भी ये मर्यादा अधिनियम बताता है। ये एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था करता है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि आपसे किसी आदमी ने कुछ पैसे लिए और वो आपके पैसे नहीं वापस कर रहा, तो उसके ऊपर कितने दिन में मुकदमा डाला जाए, और उस पीरियड के बाद जब आप मुकदमा डालते हैं तो वो मुकदमा चलने योग्य नहीं रहता, अर्थात कानून उसको परमिट नहीं करता। पहली स्थिति है। तो मुकदमा डालने से पहले की अवस्था है कि हमें यह पता हो कि क्या मुकदमा लिमिटेशन में है। यदि हम पैसे भी लगाएं, कोर्ट फीस भी दें और हम मुकदमा चल ही नहीं सकता क्योंकि वो टाइम निकल गया, उसका टाइम बार्ड हो गया, तो वो ऐसे पॉइंट पीरियड होता है जैसे कोई आपकी संपत्ति है, किसी ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो उससे कब्जा वापसी का बाद कितने दिन में आप वापस ले सकते हो। कोई किराएदार मकान का किराया नहीं दे रहा आपका, तो कितने दिन में आप उससे क्लेम कर सकते हो। पत्नी का पति के ऊपर मुकदमा डाला और खर्चा ड्यू हो गया, तो खर्चा कितने दिन में ले सकते हो, अपने माल की रिकवरी आप कितने दिन में करा सकते हो। ये सारी की सारी बातें आपका मुकदमा डालने का अधिकार कब तक है, ये बताने की चेष्टा करता है आपका लिमिटेशन एक्ट। इसके लिए मैं इसे समझाने से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा। जब आप लिमिटेशन एक्ट उठाएंगे, आदमी क्या करता है, पहले सेक्शन 1 पढ़ता है, फिर 2 पढ़ता है, 3 पढ़ता है, 4 पढ़ता है, 5 पढ़ता है, और कई बार इन एक्टों को ये समझता है क्योंकि ये किताबों में कई बार लगे भी नहीं होते, सब्जेक्टों में कई बार सब्जेक्टों में लगे, आप एडवोकेट बन जाते हैं, लेकिन आपको कई बार इन चीजों का पता नहीं होता कि लिमिटेशन क्या चीज है। आप ये सोचते हो सारे मुकदमे कोर्ट में डल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस बात को समझने के लिए इस एक्ट को समझना जरूरी है। इसके अंदर एक परिशिष्ट दी गई है जो इसकी बैक साइड में है,
जरा सा वो मैं उसकी तरफ आपको अपने कैमरे की तरफ कह दो या मोबाइल की तरफ करता हूं, तो जरा सा समझ लेना एक बार को। उस परिशिष्ट में आपको 3 कॉलम मिलेंगे। एक तो वाद का वर्णन, परिसीमा काल, वह समय जब से काल चलना आरंभ होता है, कितने साल उसका परिसीमन है, और वह कब जब से काल चलना प्रारंभ होता है, वो टाइम कब से लगेगा। ये मैं दिखाता हूं आपको, देखिए सामने आएगा आपका ये ऐसी एक शेड्यूल है, ये काफी लंबी है, 4-5 पेजों में आपके आएगी ये देखिए, ये लिमिटेशन एक्ट में आपको देखने को साथ में मिलेगी। देखिए इसके ऊपर लिखा है परिशिष्ट, ये सारी डिटेलें आपको बताएंगी कि क्या होता है। तो इसको एक्ट के पीछे दी हुई है, बहुत सस्ता 10-5 रुपए का 20 रुपए का एक्ट आता है। आप मुकदमा डालने जाएं और पता लगा आप मुकदमा डाल ही नहीं सकते, तो पार्टी भी कहेगी यार वकील साहब क्या पता है ही नहीं। तो आप अगर स्टूडेंट हैं लॉ के, तो आपके लिए भी, और एडवोकेट हैं तो भी, हर एक के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमें पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि परिसीमन काल क्या है, इसकी नॉलेज हर एक को होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसकी बात हम करते हैं। लिमिटेशन एक्ट इज ए प्रोसीजरल लॉ। सबसे बड़ी बात है कि लिमिटेशन एक्ट इज ए प्रोसीजर लॉ। ये प्रोसीजर बताता है कि टाइम, मुकदमा टाइम बार्ड है या नहीं है। ये कुछ मामलों में एप्लीकेबल नहीं होता, वहां भी बता देते हैं कि आपको उसको नॉट एप्लीकेबल ऑन मैटर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, श्रम न्यायालय, मध्यस्थम अभिकरणों पर और निर्वाचन अभिकरणों पर यह लागू नहीं होता। उनके अलग प्रोविजंस हैं, वो उन प्रोविजंस से चलते हैं, लेकिन ये इन चारों पर लागू नहीं होता। नंबर 1 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, श्रम न्यायालय, मध्यस्थम अभिकरण और निर्वाचन अभिकरणों पर यह लागू नहीं होता। यहां पर एक बात समझना जरूरी हो जाएगा, सद्भावना पूर्वक शब्द है, सद्भावना पूर्वक कोई भी बात जो सम्यक सतर्कता और ध्यान से नहीं की गई है, कोई भी बात जो सम्यक सतर्कता एवं ध्यान से नहीं की गई है, सद्भावना पूर्वक की गई नहीं समझी जाएगी। अर्थात असावधानी से किए गए कार्य को सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य नहीं कहा जा सकता। तो ये आप सद्भावना पूर्वक शब्द की डेफिनेशन को समझ लें, ये आगे काम आएगी। सद्भावना पूर्वक का मतलब है कि जो काम असावधानी से नहीं किया, अर्थात किया तो पूरी सावधानी से था लेकिन फिर भी गलती हो गई, अर्थात इंटेंशन नहीं थी, गलती हो गई, तो इसको सावधानी पूर्वक को, इस जरा सा शब्द को एक बार समझे। अगला शब्द आता है वाद। वाद के अंतर्गत अपील या आवेदन नहीं आता। वाद के अंतर्गत अपील और आवेदन नहीं आता। वाद अलग चीज है, अपील अलग चीज है और आवेदन अलग चीज है। वाद का अर्थ न्यायालय में वाद पत्र दाखिल करने से है, वह सिविल कार्रवाई संस्थित करने से। वाद का अर्थ मुकदमा दायर करने से। यहीं पर एक टॉर्ट की डेफिनेशन और बता दूं, ए टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, नॉट ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट ए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग। तो ये 3 डेफिनेशन थी जो मैं सोच रहा था आपको बताऊं। आइए सबसे पहले इसके इसके अध्याय में तो बांटा ही नहीं मैंने इसको, इसके सेक्शन 3 को समझे। देखिए यहां हम आपको बताएंगे लिमिटेशन कब से लागू होता है, किन परिस्थितियों में लागू होता है, कौन कौन सा लिमिटेशन होता है। उस एक्ट से आपको यह पता लगेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, कई जगह 30 दिन लिमिटेशन है, कई जगह 90 दिन लिमिटेशन है, कई जगह साल भर लिमिटेशन है, कई जगह 12 साल लिमिटेशन है और मैक्सिमम मुकदमों का 3 साल लिमिटेशन है। आप इस 3 साल वाले को भी ध्यान रखें, तो 3 साल मैक्सिमम में है। ये 90 दिन और 60 दिन या 30 दिन जो है वो ऑर्डर्स में
ऑर्डर वगैरह में जो ऑर्डर होते हैं उनके संबंध में मिलेगा 3 महीने वाला, तो 30 दिन और 90 दिन वाला रिवीजन वगैरह वगैरह, अपील में रिवीजन में, वो मैं बताऊंगा, अभी बस उदाहरण के लिए बता रहा हूं। और 3 साल होगा मैक्सिमम मुकदमों में, 3 साल का ही होता है, और कुछ में 12 साल तक मिलेगा आपको। लेकिन वो कौन से होंगे ये उस परिस्थिति से ही पता लगेगा आपको। तो आप ये बारीक समझ लो कि लिमिटेशन स्टार्ट कब से होता है। अगर ये नहीं समझा तो नुकसान हो जाएगा आपका। तो चलिए पहले सेक्शन 3 की बात करते हैं। सभी वाद, वर्ड को एक को समझना, वाद मीन सूट, अपीले आवेदन निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए। निर्धारित अवधि के पश्चात प्रस्तुत किए गए वाद, अपील या आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे, चाहे बचाव में ऐसी आपत्ति न की गई। डेफिनेशन बिल्कुल साफ है कि हर मुकदमा विद इन टाइम जो परिशिष्ट में दिया गया है उसमें दायर हो जाना चाहिए। अपीले, उसकी अपील या और कोई आवेदन टाइम के अंतर्गत जो सीपीसी में, कुछ जगह सीपीसी में टाइम दिया है, उस टाइम फ्रेम में या मर्यादा अधिनियम के अंतर्गत वो मुकदमे डलने चाहिए जो मर्यादा अधिनियम की शेड्यूल में दिए गए हैं उस टाइम के मुताबिक। ये न्यायालय की भी ड्यूटी है कि सबसे पहले वो ये देखे, कोई उसे बताए ना बताए, वादी बताए ना बताए, प्रतिवादी बताए ना बताए, कि वो खुद देखे कि मुकदमा विद इन टाइम है या नहीं है। इसीलिए वाद पत्र के अंदर ये लिखा जाता है कि द केस इज विद इन टाइम। अगर दूसरी पार्टी नहीं बताती है तो भी कोर्ट का खुद का फर्ज है कि वो खुद देखे कि मुकदमा विद इन टाइम है या नहीं है, अर्थात लिमिटेशन को चेक करना न्यायालय की जिम्मेदारी है। अब जरा सा मैं पढ़ता हूं। AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट 2537 नंबर पेज पे कहती है, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह स्वयं देखे कि मुकदमा कॉमा अपील आवेदन ठीक समय में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया या नहीं। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू वॉच हिमसेल्फ whether case is filed, appeal is filed, application is filed in the court within the period। तो आप समझ लें कि नंबर 1 बात, लिमिटेशन के अंतर्गत जो टाइम प्रोवाइड किया गया है शेड्यूल में, उसके अंतर्गत मुकदमा दायर हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो वो खारिज हो जाएगा, खारिज, डिसमिस। सेक्शन 3 था ये। इसी में लिमिटेशन एक्ट आपको बताता है कि आप अपने अधिकारों के लिए कब तक मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हो और कब नहीं कर सकते। इसके प्रोविजंस मैंडेटरी हैं और मुकदमा नहीं चल सकता यदि टाइम बार्ड होगा। नो केस आफ्टर लैप्स ऑफ लिमिटेशन एक्सप्रेस इन शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट। कोई भी केस जो शेड्यूल में पीरियड दिया गया है उसके बाद में दायर नहीं किया जा सकता। ये धारा निर्धारित समय अवधि के बाद उपचारों का निर्देश करती है, लेकिन अधिकारों का नहीं। हां, आप न्यायालय से उपचार नहीं ले सकते। हाँ, आपका अधिकार था, सब कुछ है, लेकिन न्यायालय ने एक टाइम फ्रेम कर दिया है, उस तक ही आप मुकदमा डाल सकते हो, उसके बाद मुकदमा नहीं डाल सकते। तो ये ध्यान रखें, अपना कभी मुकदमा डालना हो तो सेक्शन 3 का ध्यान रखते हुए विद इन टाइम जो शेड्यूल में प्रोवाइड किया गया उसके मुताबिक डाले नंबर। अब हम आते हैं धारा नंबर 4 पर। ये कुछ छूट के विषय में कहती है। कुछ छूटे तो देता ही है न्यायालय। जिस दिन आपके वाद, अपील, आवेदन की सीमा समाप्त होती है, लेकिन न्यायालय उस तारीख को बंद है, अर्थात किसी अवकाश या अन्य कारण से न्यायालय का कामकाज नहीं हो रहा है, उस दिन की आपको छूट दी जाएगी, अर्थात वह दिन आपके लिमिटेशन में बाधा नहीं डालेगा। आपका अगला दिन आपका लिमिटेशन हेतु प्रदान किया जाएगा। उदाहरण दे रहा हूं, आपके मुकदमे के आज के दिन पूर्ति हो रही है, पूरा टाइम हो रहा है,
लेकिन कल इतवार है, तो कल उसके मुकदमे के पूरे दिन हो जाएंगे। दिन तो हो रहे आज ही आपके, लेकिन आज के दिन इतवार है, सपोज करो इतवार है आज के दिन, संडे है, कोर्ट बंद है। तो ऐसी स्थिति में जब मुकदमा डालेंगे, आप कोर्ट में जाएंगे, तो कोर्ट में ये क्वेश्चन उठा कि भाई इनका टाइम लिमिटेशन से बाहर है, तो नहीं, ये वाला पीरियड जो संडे पड़ने के कारण आपके मुकदमे में संडे बाधा डाली है, तो संडे की जगह आपको वो टाइम मंडे में काउंट किया जाएगा, वो छुट्टी आपको दे दी जाएगी जो छुट्टी न्यायालय जिस दिन बंद था। तो ये छूट सेक्शन 4 देता है, लेकिन ये छूट केवल एक दिन की होती है, एक दिन की, जिस दिन छुट्टी है। हाँ, छुट्टी 4 दिन की है तो 4 दिन है, छुट्टी 5 दिन की है न्यायालय की तो 5 दिन की भी हो सकती है, लेकिन ये न्यायालय के अवकाश की छुट्टी आपको मिल जाएगी यदि अवकाश स्टार्ट होने पर आपका दिन पूरे हो चुके हैं लिमिटेशन के। तो ये धारा 4 कहती है कि इस परिस्थिति में जब अगर न्यायालय का अवकाश हो तो आपको छूट मिल जाएगी। तो धारा 3 आपकी समझ में आई होगी कि विद इन टाइम मुकदमा डालो। धारा 4 ने कहा अगर जिस दिन न्यायालय बंद है उस दिन आपको छूट मिल जाएगी। धारा 5 क्या कहती है? यदि आपने मुकदमा डाल दिया, यदि मुकदमा आपने डाल दिया, ये जो धारा है ये मुकदमा डालने के तो छूट नहीं देती आपको, ये धारा आपको मुकदमा दायर करने की छूट तो नहीं देती, लेकिन आपके अपील डालने में या कोई आवेदन करने में कोई देरी हो जाती है तो उसके विषय में छूट प्रदान करती है। इसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड। धारा 5 लिमिटेशन एक्ट, एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड, इसके तहत एक एप्लीकेशन डाली जाती है कोर्ट के अंदर जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले व्हेन देयर वाज सफिशिएंट कॉज, व्हेन देयर वाज सफिशिएंट कॉज। तो सफिशिएंट कॉज क्या है, एक तो इसे समझेंगे और एक धारा 5 के आवेदन को समझेंगे। यदि आपका मुकदमा वाद में तो मिलेगी नहीं है, ये आपको केवल अपीलों में, एग्जीक्यूशन में और प्रार्थना पत्र में मिल सकती है। अगर प्रार्थना पत्र कोई रह गया, जैसे रेस्टिट्यूशन का है, रेस्टिट्यूशन ऑफ सूट है, अमेंडमेंट ऑफ पार्टीज है, इस तरीके के एप्लीकेशनों के बारे में ये आपको प्रोविजन सहूलियत देती है, ये आपको छूट दे सकती है अपील में, रिवीजन में, इसमें छूट दे देगी। इसका सेक्शन 5 है, जरा मैं पढ़ता हूं। कोई भी अपील, देखिए वाद वर्ड नहीं है इसमें, कोई भी अपील या कोई भी आवेदन जो सीपीसी के उपबंधों में से किसी के अधीन आवेदन से भिन्न है, विहित काल के पश्चात ग्रहण किया जा सकेगा। विहित काल जो शेड्यूल में वर्णित है, यदि अपीलार्थी या आवेदक न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे काल के भीतर अपील या आवेदन न करने के लिए, अर्थात जिन कारणों से वो अपील या आवेदन न्यायालय में समय पर दाखिल नहीं किया गया, कर पाया, उसके पास पर्याप्त सफिशिएंट कॉज थे, पर्याप्त कारण थे। तो पर्याप्त कारण होने की परिस्थिति में आपको यदि अपील देर से दाखिल की है, रिवीजन देर से दाखिल किया है, रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन देर से लगाई है, वारिसान कायम करने की एप्लीकेशन देर से लगाई है, क्रिमिनल अपील या सिविल अपील देर से लगाई है, क्रिमिनल रिवीजन देर से हो गया है, और आपके पास पर्याप्त कारण है न्यायालय को बताने का, तो सेक्शन 5 की एप्लीकेशन आपकी सहायता कर सकती है, आप उसमें टाइम ले सकते हैं।
आपको न्यायालय टाइम दे सकता है, लेकिन यू शुड सेटिस्फाई द कोर्ट रिगार्डिंग द कंडीशंस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिवीजन एप्लीकेशन विद इन टाइम। केवल अपील व आवेदन पर ही ये सेक्शन 5 लागू होता है, इसमें मुकदमा दायर करने पर लागू नहीं होता है। इसमें वाद शब्द नहीं दिया गया है, अर्थात मूल वाद अर्थात फाइलिंग ऑफ सूट की छूट ये नहीं देता आपको। एआईआर 2010 सुप्रीम कोर्ट 3043 पेज कहता है विधिक एवं यथोचित कारण होने चाहिए। विधिक तथा यथोचित कारण होने चाहिए अर्थात प्रेजेंस ऑफ ए लीगल और एडिक्यूट रीजंस मस्ट बी इन योर एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन फॉर लिमिटेशन। एआईआर 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1506 कहता है विलंब का माफ करना एक अपवाद है। विलंब को केवल ठोस आधार या देरी का उचित कारण होने पर भी माफ करना चाहिए, उचित कारण होने पर ही माफ करना चाहिए, अन्यथा नहीं। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफिशिएंट कॉज, पर्याप्त कारण। जब परिस्थितियां आपके काबू से बाहर हों और आपकी ओर से कोई लापरवाही व उपेक्षा ना हो और आप जो देरी कर रहे हो वो सद्भावना पूर्वक हो। 3 वर्ड मैंने बताया आपको। कंडीशन आपके हाथ से बाहर थी, आपको सेक्शन 5 का लाभ मिल जाएगा। केवल अपील और एप्लीकेशन में, रिवीजन में, रिव्यू में परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर थी, पक्षकारों की ओर से कोई लापरवाही नहीं थी, उन्होंने कोई उपेक्षा नहीं करी, उसका आज से सद्भावना पूर्ण था। इसका एक बेस्ट उदाहरण देता हूं आपको। कोरोना काल के अंदर कोर्टें बंद हो गई सारी की सारी, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे होल ओवर इंडिया को यह कहा कि भाई कोई बात नहीं है, कोई चिक्कर मत करो, आप सबको लिमिटेशन बढ़ाते हैं। देखिए लॉ की तो पावर है, सर्वोच्च न्यायालय, हमारी संसद, इनकी पावर है, लेकिन ये एक्ट भी संसद के बनाए हुए। तो वो जो परिस्थितियां ने, अब आप बाहर जाएं तो पुलिस डंडे मार रही है, उधर कोरोना चिपकने को तैयार है आपके, उधर जज साहब खुद डरे बैठे हैं कि उन्हें कोरोना हो ना हो जा, बाबू क्लर्क कागज छूने से डर रहे हैं, वकील आपसे मिलने से डर रहे हैं, हम सब एक दूसरे से डर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स तो जज साहब भी हैं, आप भी हैं, मैं भी। तो उस कोरोना काल में एक्सटेंशन मिला। सेम कंडीशन ये कहती है कि जब परिस्थितियां आपसे बाहर, बीमार हो जाएं आप, आपके घर में कोई हादसा हो जाए, अब ये परिस्थिति बताता हूं कि कौन सी परिस्थिति में आपको मिल सकता है और किन परिस्थिति में इसका लाभ सेक्शन 5 का आपको नहीं मिल सकता। जो पक्षकार है, चाहे वादी है या प्रतिवादी है, जिसका मुकदमा खारिज हो गया या कुछ हो गया, वो खुद ही जेल में चला गया। जिस दिन उसका मुकदमा डिसाइड हो रहा था वो जेल में चला गया, सड़क पे शराब पी रहा था, पुलिस पकड़ के ले गई और 6 महीने में छूट के आया, तो लिमिटेशन नहीं ले सकता। ऐसी स्थिति में आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि भाई मैं तो जनाब जेल चला गया था। कोई पर्दा नसीन लेडी है, उसके घर के पति वगैरह सब बाहर चले गए और वो इस कारण से मुकदमा न डाल पाई, पर्दा नसीन लेडी। आप बीमार हो गए हो, कोरोना हो गया आपको, या टीबी हो गई, या बुखार आ गया और आपका पीरियड निकल गया, उस पर आप सर्टिफिकेट लगाइए, ले लीजिए, मिल जाएगा आपको। अस्वस्थ हो गया, ले लीजिए। कोई भूल चूक हो गई, आप सोच रहे थे कि जजमेंट उस दिन हुआ, लेकिन जजमेंट हुआ था किसी और दिन,
ऐसी भूल। न्यायालय के कर्मचारी ने कोई गलती कर दी हो, ऐसी भूल। अधिवक्ता कुछ आपको बताना भूल गए हो, कुछ आप भूल गए हो। ऐसी ये 6-7 परिस्थितियां और भी अन्य परिस्थितियां जो न्यायालय को समाधान करती हो कि हां, गलती जानबूझकर नहीं थी, आपके लिए ये आधार हो सकती है। ये सफिशिएंट कॉज में की एप्लीकेशन में आप ले सकते हैं इनमें से कोई एक। लेकिन कौन सी चीजें पर्याप्त कारण नहीं है? क्योंकि जनाब मेरा अधिवक्ता साहब न्यायालय में विजिट नहीं, ये कोई ग्राउंड नहीं है। साहब विधि संबंधी कोई भूल होगी नहीं, क्योंकि साहब हम तो सोचे कि विधि में लिखा के हम पे 90 दिन का टाइम है, इसमें 3 है। नहीं, विधि की भूल भूल ये नहीं मानी जाएगी। आपने कहा कि जी हम तो गरीब आदमी थे, गरीबी के कारण नहीं डाल पाए, नहीं, ये कुछ भी नहीं। ये गुड कारण नहीं है। गुड कारण वो है जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये सेक्शन की 5 की एप्लीकेशन लगाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। AIR 1996 MP पेज 151। न्यायालय को चाहिए कि पक्षकारों को पर्याप्त कारण को स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करें। आपकी हेल्प के लिए भी मैं साइटेशंस बता रहा हूं। न्यायालय को चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वो देर हो गई उसको किसी कारण से, तो उसको मौका जरूर दें एक्सप्लेन करने का। AIR 1995 मद्रास 102, मद्रास का मतलब है मद्रास उच्च न्यायालय, और MP जब बोला है तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। AIR किताब का नाम है, 1995 में सन है, और ये 102 जो बताया जाता है ये पेज नंबर होता है इस किताब का। जो धारा 5 की छूट चाहता है उसे न्यायालय को सेटिस्फाई करना चाहिए। यह पक्षकार का कर्तव्य है कि वह विलंब के पर्याप्त कारण को स्पष्ट करे। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टी टू एक्सप्लेन द सफिशिएंट कॉज बिफोर द कोर्ट। तो न्यायालय को अवसर देना चाहिए। यहां मैं एक बात और कहूंगा, न्यायालय को इस बातों के लिए अगर 1-2 दिन, 5 दिन, 10 दिन का कोई डिले है तो उसके मामले में लिबरल होना चाहिए। और अगर न्यायालय ज्यादा शक्ति दिखाता है तो उसको कॉस्ट पर ऐसी एप्लीकेशन अलाउ कर देनी चाहिए। लेकिन न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए, ये डिले 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर तक का हो तो ठीक है, ये सालों में नहीं होना चाहिए। अर्थात इनऑर्डिनेट, देखिए ऑर्डिनरी डिले मस्ट बी कंडोन, बट इनऑर्डिनेट डिले अर्थात अत्याधिक डिले कंडोन नहीं करना चाहिए। गरीबी उचित अधिकार नहीं है। चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको लगाना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको रोकूंगा। 2 सेक्शन अभी इसको 2 पार्टों में, क्योंकि मैं सोच रहा था एक लेक्चर में पूरा हो जाए, नहीं हो सकता। एक में तो क्योंकि 14-15 सेक्शंस हैं इसके, तो एक लेक्चर में नहीं हो सकता। तो मैंने आपको बता दिया। इसकी परिशिष्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इसको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। यहां आप इतना ही समझने की कोशिश करो। अगले टॉपिक में देखता हूं कि मैं किस तरीके से आपको वो उसके अंदर, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा सा, एक सेक्शन आपको बताना पड़ेगा मुझे, तभी मैं उसे बता पाऊंगा। चलिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।